हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोग जानते हैं आज कुछ हेनरी फ्योल्स के बारे में। अबाउट द हेनरी फ्योल, इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो क्या था? 1841 टू डेथ जो था वो 1925। इतने समय तक इन्होंने जो है अपना जीवन काल जो था इनका। गॉट अ डिग्री ऑफ द माइनिंग इंजीनियरिंग। यह एक माइनिंग इंजीनियर थे, खादान में काम करने वाले, कोयले के खान में काम करते थे। एंड ज्वाइन द फ्रेंच माइनिंग कंपनी 60 और 1860 में उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनीज को जो उन्होंने ज्वाइन किया है एज ए इंजीनियर। देखिए, जब तक उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था एज ए इंजीनियर, और इस समय क्या हो गया, ही रोजेस टू द पोजीशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इन 60s में इन्होंने एज ए इंजीनियर वर्क करना शुरू किया। लेकिन 1988 में 1988 के अंदर इन्होंने क्या किया, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी को होल्ड किया। एंड व्हेन द कंपनी वाज टू बी वज ए बैंकक्रप्ट, जब कंपनी जो है वो क्या हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। यानी कंपनी की जो स्थिति थी या कंपनी का जो कार्य था वो उस लेवल पर उस समय नहीं चल पा रहा था, या कह सकते कंपनी की जो आवश्यकताएं थी वो ऐसी थी कि उनके पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। और ऐसे समय में हेनरी फ्योल साहब ने उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट जो है उन्होंने होल्ड कर लिया। एंड बाय यूजिंग द रिच एंड द ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत ही रिच एंड ब्रॉड, बहुत ही थॉटफुल और कह सकते हैं बहुत ही लंबे एस्पेक्ट्स वाले, बहुत ही लंबे सोच वाले जो कुछ प्लानिंग्स थे, जो कुछ थॉट्स थे उनके, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद उन्होंने इसको कंपनी के ऊपर अप्लाइड किया। और जिसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को अचानक से फिर जो है वो कंपनी का जो टाइम था वो चेंज होने लगा। कंपनी जो बैंकक्रप्ट था वो धीरे धीरे उसको रिकवर करने लगा, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को वो खत्म करने में कामयाब हो गया। और इस कारण उस समय जो फ्योल साहब के जो प्रिंसिपल्स थे या प्रिंसिपल्स जो थ्योरीज उन्होंने तैयार किए थे, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि वो प्रभावी माना जाने लगा उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, और कह सकते हैं कि वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो इस कारण जो फ्योल साहब के प्रिंसिपल्स थे उनको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जो है जानते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो फ्योल साहब के द्वारा क्रिएट किए गए थे, आइए आज उसके बारे में हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल साहब का था प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला प्रिंसिपल जो फ्योल साहब के द्वारा दिया गया था, डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, जनरली होता क्या था कि ओवर प्रेशर में लोग काम नहीं कर पाते हैं, जो उनका एक्चुअल स्किल होता है, एक्चुअल नॉलेज होता है, ओवर प्रेशर के कारण जो है वो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहला जो प्रिंसिपल था, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द हेनरी फ्योल, उन्होंने उसको कैसे अडॉप्ट किया कि डिवीजन ऑफ द वर्क, काम को उन्होंने बंटवारा कर दिया। और डिवीजन ऑफ द वर्क का मतलब था कि जो टास्क थे उसको स्मॉल स्मॉल हिस्से में, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, हर व्यक्ति को छोटा छोटा काम करना होता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करने लग गए। एंड उन्होंने क्या किया, वर्क डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टेंट एंड द स्पेशलाइज्ड विद द लीडिंग टू द ग्रेट एफिशिएंसी। अब जब काम छोटा छोटा हो गया और उस काम को उन्होंने क्या किया, स्पेशलाइज्ड लोगों के बीच में बांटना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि हर व्यक्ति अपने काम को बेहतर तरीके से करने लगा, और डिवाइडेशन ऑफ वर्क के कारण हर लोगों के ऊपर तो वर्कलोड कम हो ही गया, और काम को जो है स्पेशल लोगों के बीच में, स्पेशलाइज्ड लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। जिसके कारण क्या हो गया कि जो वर्क एफिशिएंसी थी वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होने लगा, स्पेशलाइजेशंस क्रिएट होने लगे, और इससे प्रोडक्टिविटी भी जो है वो काफ़ी बेहतर और इंक्रीज होने लगी, है नहीं। उसके बाद अननेसेसरी जो वेस्टेज थे वो भी कह सकते हैं कि वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होने लगा, और इसके कारण जो जो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज थे वो कह सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया, सबको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने
वेल प्लेस्ड कर दिया, जिसके कारण उत्पादन तो बढ़ा ही, इसके साथ साथ वेस्टेज भी घटने लग गए और लोगों की जो एफिशिएंसी थी वो अचानक से कई गुना तेजी से बढ़ गई। इसके कारण स्किल्ड एम्प्लॉइज होने लगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होने लगी, वेस्टेज घटने लगा और इनका ये थ्योरी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है आज भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। जो सेकंड, ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ऑथोरिटी मीन्स पावर ऑफ द डिसीजन, अब पावर ऑफ द टेकिंग डिसीजंस। जब एक एम्प्लॉइज़ को किसी भी काम के लिए, अब देखिए हम बात करते हैं कि जब डिसीजन लेने की बात आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑथोरिटी, ये कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ऑथोरिटी जो है वो हायर पोस्ट पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके पास होता है, जूनियर्स के पास नहीं होता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एट ए टाइम, एट ए मोमेंट जो हमको डिसीजन लेना होता है उसके ऊपर काफ़ी डिले होता है और इसके कारण जो हमारा एट प्रेजेंट बेनिफिट्स होने वाले हैं वो उसको हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मिस कर जाती है। इन्होंने क्या कर दिया कि ऑथोरिटी मीन्स द पावर टू द टेकिंग डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशंस टू द कंप्लीट टू द जॉब असाइंड ऑन द टाइम। उन्होंने ऑथोरिटीज दे दी, भाई ठीक है तुम्हारे पास पावर है, तुमको जो काम करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम इसके लिए जो भी डिसीजंस लेना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है तुम उसको डिसीजंस लो और इसको पूरी तरीके से ध्यान देकर इस काम को करो। इसके कारण क्या हुआ कि जब लोगों को ऑथोरिटी दी गई तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि किसी काम को करने की जब ऑथोरिटी आती है तो लोगों के ऊपर वर्क बर्डन बढ़ जाता है और उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्स हो जाते हैं और इस कारण क्या होता है वो उस काम को अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ करना चाहते हैं, वो डिसीजंस बेहतर लेना चाहते हैं ताकि इससे उनका प्रमोशंस भी हो और कह सकते हैं कि टॉप लेवल पर उनका एक अलग रेपुटेशन क्रिएट हो। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ कि जिनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी डिसीजंस मेकिंग की, उन्होंने अपने पूरे स्किल, नॉलेज एंड कह सकते हैं एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया उस काम को करने के लिए जो उनका कंसिस्टेंस था या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हाईली इंक्रीज हो गया और लोग पूरी तरह से डिवोटेड हो गए उस काम को करने के लिए। तो नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड द सबऑर्डिनेट्स। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हर एम्प्लॉइज़ के द्वारा हम कह सकते हैं कि पूरा नहीं किया जाता है। जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर स्टाफ्स हैं, वो डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस कारण क्या हुआ, जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर्स को चेंज करना चाहा, डिसिप्लिन के साथ जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ह्यूमन बिहेवियर्स के नेचर्स को, वर्क के अकॉर्डिंग टू जो उनका नेचर था उन्होंने उसको चेंज कर, उन्होंने डिले को ख़त्म करना चाहा इसके थ्रू। और जैसे ही ये डिले खत्म हुआ तो हर लोगों का कह सकते हैं कि जो सीनियर्स थे उनका जूनियर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया और जूनियर्स का सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया और एक डिसिप्लिन, एक सीक्वेंस वे में काम होने लगा, जिसके कारण था टाइम डिले या दूसरे तरह के जो डिले थे, वेस्टेज थे, वो बिल्कुल ही रुक गया और कह सकते हैं कि एक फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे थे, सभी लोग डिसिप्लिन में थे। इस कारण क्या था कि स्मूथली वर्क को जो है हैंडल करने में या कह सकते हैं वर्क को ट्रांसफ़र करने में कम समय लगता था और हर लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते और इस कारण डिसिप्लिन मेंटेन होने के कारण जो भी वर्क इनको दिया जाता एक परफेक्ट मैनर में वो अपने काम को करते थे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए बात जब हम करते हैं यूनिटी ऑफ द कमांड की तब क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि कमांड एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। अगर कमांड एक से अधिक व्यक्ति के हाथ में होगा तब ये क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और इसके कारण क्या होता है कि जो कंफ्यूजन के कारण वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उनका मानना था कि एक व्यक्ति के ऊपर वन पर्सन वन बॉस होना चाहिए, यानी एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा और वो अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे। डैट मीन्स कि अगर 3 बॉस हैं तो तीनों एक ही व्यक्ति को अगर ऑर्डर दे रहा हो, एक ही सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर पास कर रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको मल्टीपल परमिशंस आएंगे, मल्टीपल ऑर्डर आएंगे। अब वो कंफ्यूज होगा, फर्स्ट सुपरिटेंडेंट का या सीनियर्स का अपने ऑर्डर को फॉलो करे, सेकेंड का करे, थर्ड का करे, किसका ऑर्डर वो फॉलो करे।
अगर इस ग्राफ के थ्रू अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। एक सुपीरियर है और एक सब ऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 सुपीरियर हैं और ये तीनों जो है इसको गाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 तरह के 3 व्यक्ति हैं, ये तीनों अलग अलग इनका डिसीजंस होगा और बेचारा ये जो सब ऑर्डिनेट्स हैं इनको इन तीनों के इस डिसीजंस को सुनना होगा और इसके बाद ये कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली इन तीनों में से किसके डिसीजन बेस्ट हैं या किन के डिसीजंस को हमको मानना है। अगर एक का डिसीजन नंबर 1 अगर फर्स्ट वाले की डिसीजंस को फॉलो कर रहा है तभी सेकेंड वाले का एक इंस्ट्रक्शंस आ जाता है, अब वो उसको करने लगा, फर्स्ट वाले के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करना पड़ेगा या कह सकते हैं कि दोनों को जॉइंटली लेकर चले और थर्ड वाले का इंस्ट्रक्शन अब फिर आ गया, तो ऐसे में टोटली कंफ्यूज होगा और कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए क्रिएट हो जाएगा कि किस तरीके से किस मेथड से हम इस काम को पूरा करें और वो उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब सीधा है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही व्यक्ति का अगर डिसीजन सौंपा जाए या उसको दिया जाए तो वह व्यक्ति बेहतर तरीके से अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर के अकॉर्डिंग टू काम कर पाएगा और इससे क्या होगा, टाइम भी कम लगेंगे और इसके साथ जो कह सकते हैं कि ट्रबल है, इसके साथ जो कन्फ्यूजन्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये भी धीरे धीरे क्या कर जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा और वो अपने टाइम को बहुत ही कम समय में और बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएगा क्योंकि एक ही डिसीजंस पर वो अपने माइंड को जो है वो फोकस कर पाएगा और वो बॉस के द्वारा लिए गए डिसीजंस को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। हम ऐसे कंडीशंस में कह सकते हैं कि ये यूनिटी ऑफ द कमांड बहुत ही इफेक्टिव मैनर हाउस समय प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू एक बॉस अपने एम्प्लॉय से उसके फुल स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग टू वर्क ले सकता था, काम करवा सकता था। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस द